नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और गाइस, आज है 15 जून 2021 और हम देखेंगे 15 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और ये जो सेशन है करंट अफेयर का, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तैयारी करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और खूब सारा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस या फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर वर्ष 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस या फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार मनाया था 2005 में, और किसके द्वारा? WHO ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ये दिवस मनाया था। ठीक है, कब? 2005 में, 14 जून 2005 को सबसे पहली बार मनाया था। तब से अब तक हर वर्ष इसको मना रहे हैं 14 जून के दिन। ठीक है, इसके बाद 2021 पर आ जाइए। तो 2021 में बात कर लेते हैं थीम की। इस वर्ष की थीम क्या हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इस वर्ष की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, तो ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। याद रखिए, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इस वर्ष की थीम है। यानी कि 14 जून को इस थीम के साथ 2021 में ये दिवस मनाया जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्या? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसे कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या? हेमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वनडे एग्जाम में ब्लड से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। ठीक है, पहली चीज, ब्लड है क्या? तो ब्लड एक नेचुरल कोलाइड विलयन है। ठीक, एक नेचुरल कोलाइड या फिर प्राकृतिक कोलाइड है। और ये है कैसा? संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी है? ब्लड होता कैसा है प्रकृति में? तो ये प्रकृति में क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लें, बहुत पूछते हैं ब्लड का पीएच। तो कितना हो जाएगा? 7.4 ब्लड का पीएच हो जाएगा, याद रखिए आप। इसके अलावा क्या याद रखना है? याद रखना है कि ब्लड बॉडी में स्टोर कहाँ पर होता है? तो ब्लड बॉडी में स्टोर होता है कहाँ पर? प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, यहाँ पर ब्लड स्टोर होता है। ठीक है, स्प्लीन में ब्लड स्टोर होता है और यहीं पर आरबीसी की मृत्यु होती है, इसलिए इसे ब्लड का स्टोरेज भी कहते हैं और कब्रगाह भी कहते हैं। यानी कि गार्बेज और स्टोरेज प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा क्या याद रखना है कि ब्लड बनता कहाँ है? तो ब्लड दो जगह बनता है। एक वयस्क में, अगर वयस्क व्यक्ति में पूछ ले तो कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो। ठीक है, जो बोन मैरो होता है हड्डियों के अंदर, उसमें बनता है, या फिर अस्थि मज्जा जैसे हिंदी में कहते हैं। तो वयस्क में ब्लड बनता है बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में। और भ्रूण, जो एक बच्चा मतलब जो जन्म नहीं लेता है, जन्म लेने से पहले जो भ्रूण कहलाता है, उसमें ब्लड कहाँ पर बनता है? तो उसमें बनता है लीवर में। ठीक है, लीवर या फिर यकृत। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद मात्रा की बात आती है। तो ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में होता कितना है? तो अगर मेल का देखें तो मेल में 5.5 लीटर के लगभग ब्लड होता है, और फीमेल में कितना होता है? थोड़ा कम होता है, यानी कि 5 लीटर होता है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको? आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। इसके बाद ब्लड के कार्य का भी पूछ लेते हैं। ब्लड करता क्या है? तो ब्लड टेम्परेचर का जो है नियंत्रण करता है, ताप का जो है नियंत्रण करता है। और दूसरा, ब्लड क्या करता है? जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे आप भोजन खाते हैं तो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड में जाके मिल जाते हैं, और ब्लड ही एक स्थान से यानी कि पूरे शरीर में जो है पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, इसके अलावा गैसों का, आप जो गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ब्लड ही सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि जो गैसों का परिवहन है, ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 को बाहर निकालना, तो ये सारा काम ब्लड ही करता है आपकी पूरी बॉडी में। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर है? आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए, एक एक नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, रक्त का दान सबसे बड़ा दान, और रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आइए बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 15 जून को, यानी कि आज के दिन हम मना रहे हैं ग्लोबल विंड डे या फिर वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, और सबसे पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 2007 में। किसके द्वारा? एक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, GWEC, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, उसने सबसे पहले 2007 में दिवस मनाया था। तब से अब तक हर वर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्टडी ऑफ विंड क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ विंड बोलते हैं एनेमोलॉजी। क्या? एनेमोलॉजी स्टडी ऑफ विंड कहलाता है, याद रखिए। ठीक है, और स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, अभी बताया था मैंने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 जून को ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और का भी पूछ लेते हैं, कंट्री ऑफ विंड। ठीक है, यानी हवाओं का देश किसे कहते हैं? तो कंट्री ऑफ विंड हो जाएगा क्या? डेनमार्क।
सॉरी, आपने डेनमार्क कंट्री का नाम सुना होगा, तो डेनमार्क को कहते हैं कंट्री ऑफ विंड, हवाओं का देश। ठीक है, ये भी पॉइंट कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडेडी लिस्बोआ नाम की एक जगह है, यहाँ पर भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में। भाला फेंक प्रतियोगिता हो रही थी पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित, वहां पर इन्होंने जीत लिया स्वर्ण पदक। तो इस प्रश्न से दो चीजें याद रखनी है, एक तो याद रखना है आपको कि लिस्बन, पुर्तगाल के लिस्बन में जो प्रतियोगिता हुई इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, जो तो प्रश्न में ही पूछा गया है। दूसरा याद रखना है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, पूछ लेंगे तो भाला फेंक ऑप्शन में रहेगा, आपको सही उत्तर टिक करना पड़ेगा। तो याद रखिए खेल का नाम। ठीक है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष यानी कि आईडेक्स रक्षा नवोन्मेष संगठन के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो अभी राजनाथ सिंह जी ने 498 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है। 498 करोड़ का बजट रखा है रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष के लिए, 498.8 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है, किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बजट की अभी हाल ही में घोषणा की है। ठीक है, और ये जो बजट है, ठीक है, ये या फिर कहें ये योजना है, ये क्या होगी? इससे सैन्य हथियार और जो उपकरण है उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो जाएगा अपने ही देश में। ठीक है, कैसे? जब बजट ज़्यादा रखा जाएगा, जब पैसे ज़्यादा होंगे तो निर्माण कार्य ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब निर्माण ज़्यादा होगा अपने ही देश में तो दूसरे देश से अपन को आयात नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो सैन्य उपकरण है, सैन्य हथियार है, उनकी आयात में कमी आएगी। ठीक है, और भारत क्या होगा? रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो रक्षा जो निर्माण कार्य है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए बजट बढ़ाया गया है। 498.8 करोड़ रुपए का बजट इस बार रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये पदक जीता है विनेश फोगाट ने। भारत की ये महिला पहलवान है विनेश फोगाट, और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक कितने में? 53 किलो भार वर्ग में। ये प्रतियोगिता कहाँ पर? पोलैंड में हो रही थी, और इसमें 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो ये और इस सत्र का 2021 का जो सत्र है, इस सत्र का ये तीसरा खिताब इनके नाम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको इनसे क्या याद रखना है? पहली चीज ये कहा कि ये है भारतीय पहलवान। ठीक है, एक भारतीय पहलवान है, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। हरियाणा का एक भिवानी जिला है, वहां से ये आती हैं, वहां से बिलोंग करती हैं। और इनके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा के नोट कर लें कि जो विनेश फोगाट हैं, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली महिला है, और ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इनसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था, विनेश फोगाट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये जो खिलाड़ी है, ये है ऑस्ट्रेलिया के, नाम क्या है? काइली मैककेन, और इन्होंने बना दिया है रिकॉर्ड 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, तो काइली मैककेन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले ये रिकॉर्ड था अमेरिका के तैराक है एक रैगन स्मिथ, तो इनके नाम ये रिकॉर्ड था। अब काइली ने ये रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इससे क्या याद रखनी है आपको याद रखना है कि पहली चीज़ तैराकी से संबंधित है काइली मैककेन, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। दूसरा पॉइंट याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं शब्दावली। ठीक है, तो बैक स्ट्रोक पूछ ले कि बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बैक स्ट्रोक संबंधित है तैराकी से। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं बटरफ्लाई, क्या? बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई भी किससे संबंधित हो जाएगा? तैराकी खेल से संबंधित हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट क्लियर होंगे आपको। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये फ्रेंच ओपन का खिताब फिर से अपने नाम कर लिया है? तो ये हैं कौन? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के हैं ये नोवाक जोकोविच। इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को हरा दिया है। ठीक है, और ये खिताब अपने नाम कर लिया है, नोवाक जोकोविच। पूछा जाता है कि किस देश से हैं? तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, याद रखिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? तो ये बन गए हैं नाफ्ताली बेनेट, इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है नाफ्ताली बेनेट और ये बन गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है गुजरात में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ पर बनेगा? गुजरात में। गुजरात में गिफ्ट सिटी नाम की जगह है, वहां पर ये क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और इस क्लस्टर में क्या होगा? इस क्लस्टर में सारी सुविधाएं होंगी, ठीक है। सारी नियामक सरकारी एजेंसियां, समुद्री शिपिंग, मतलब जो भी चीजें होती हैं समुद्री परिवहन से संबंधित, तो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। और इस क्लस्टर का ये इस तरीके का भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर है, ठीक है। गुजरात में गिफ्ट सिटी नाम की एक जगह है, वहां पर ये बनेगा, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा क्या याद रखना है? गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत पात्रा यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? तो ये कौन है? ये है मेघा राजगोपालन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में देख सकते हैं आप, ये है मेघा राजगोपालन और इनको मिला है, ठीक है, कौन सा? अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं, ठीक है, भारतीय मूल के पत्रकार हैं। और कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मेघा राजगोपालन। इमेज में देख लीजिए, ये है मेघा राजगोपालन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आज के लिए आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है? ऑप्शन है के नागराज नायडू, कमला हैरिस, सुनीता देवी या फिर एस एस सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको करना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप जो भी प्रश्न का आंसर करोगे वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप वो प्रश्न कभी नहीं भूलोगे और किसी भी परीक्षा में वो प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। तो सारे स्टूडेंट्स आंसर करने का जरूर प्रयास करें। एंड दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने खूब सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सभी जगह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।